मैं रोबोट नहीं हूँ। माँ एक हफ्ते से आईसीयू में भर्ती हैं। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक हुआ था। इलाज चल रहा है, पर अभी भी वह खतरे से बाहर नहीं हैं। उन्हें झपकी लेते देखकर शेखर ने स्टूल को दीवार से लगाया। वो सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कोसों दूर थी। उसने अपना मोबाइल ऑन किया। टाइम पास का आजकल यह सबसे अच्छा और सुलभ साधन है। व्हाट्सएप पर फैमिली ग्रुप में एक पोस्ट पर निगाह ठहर गई। अगर लड़कियों को माता पिता को अपने पास रखने का अधिकार मिला होता तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाते। मीना दीदी की पोस्ट पढ़कर मन वित्रृणा से भर उठा। माँ को हार्ट अटैक आने के पश्चात उसने मीना दीदी के साथ सुधा, रोमी और चंपा को भी फ़ोन किया था कि अगर वे आ सके तो उन्हें हेल्प हो जाएगी, पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। और आज यह पोस्ट। आखिर किसने लड़कियों को उनके अधिकार से वंचित किया है? अगर इच्छा शक्ति है तो अधिकार छीने भी जा सकते हैं। जब बहू पति की माँ की सेवा कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं? अनायास अतीत के पृष्ठ चलचित्र की भांति खुलने लगे। वो एमबीए के अंतिम वर्ष में था। उसका प्लेसमेंट भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया था। उसके सपने उड़ान भरने को आतुर थे कि अचानक उसके पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। 4 बहनों और विधवा माँ की खातिर उसने अपने सपनों को रौंदकर पिता की किराने की दुकान संभाल ली। माँ उस पर विवाह के लिए दबाव बनाने लगी, पर पारिवारिक उत्तरदायित्व के बोझ तले दबे उसके मन ने सोच लिया था कि अपनी 4 बहनों के विवाह के पश्चात ही वह अपना विवाह करेगा। उसने न केवल 4 बहनों को उचित शिक्षा दिलवाई, वरन उचित समय पर योग्य वर देखकर उनके विवाह भी यथाशक्ति किए। उसके परिवार के प्रति निष्ठा देखकर उसके पिता के मित्र ने अपनी पुत्री माला का हाथ उसके हाथ में देने की पेशकश की। माँ ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसका विवाह होते ही अचानक परिस्थितियां ही बदल गई। माँ का आदर्श बेटा तथा बहनों का आदर्श भाई अचानक नालायक बन गया। माला ने सदा माँ की सेवा अपनी माँ समझकर की। माँ को भी उससे ज़्यादा शिकायत नहीं थी, पर जब भी बहनें आती वे माँ को उसके और माला के विरुद्ध भड़का देती। ऐसे समय माँ भी अपना संयम खो बैठती। नीच पर आरोप लगते देख माला उनसे तो कुछ नहीं कह पाती थी, पर उससे झगड़ा कर बैठती। दोष उसका भी नहीं है। करे भी वो, सुने भी वो वाली मन स्थिति उसे असहज बनाने लगी थी, और वो उन सबके मध्य सामंजस्य बिठाता हुआ भी माँ बहनों की नज़रों में जोरू का गुलाम बनकर अपना आत्मविश्वास खोने लगा है। सबसे ज़्यादा दुख उसे तब होता जब बहनों को माँ की इच्छा अनुसार विदाई देने में जरा से भी कमी होने पर माँ कहती, अपना सारा कुछ तो मैंने तुम्हें सौंप दिया और अब तुम मुझे ही आँख दिखाने लगे हो। वह उन्हें कैसे समझाता कि विरासत संभाली तो दायित्व भी तो निभाएं। विरासत के साथ मिले दायित्व के बोझ तले दबे सुकुमार बन के स्वप्न को भी उसे ना जाने कितनी बार रोंदना पड़ा है। मेहनत की, तभी उस छोटी सी किराने की दुकान को अपनी मेहनत और अनुभव के बल पर शहर की एकमात्र सुपरमार्केट में बदल पाया है। बदली आर्थिक स्थिति के कारण ही वो न केवल अपनी बहनों को शिक्षा पूरी करवा पाया, वरन उनका विवाह भी अच्छी जगह कर पाया। यहाँ तक कि समय समय पर उनकी छोटी बड़ी मांगें पूरी करने में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं निभा पाया तो माला और बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य। बच्चे और माला उससे नाराज रहते, क्योंकि पहले अपने कर्तव्य के बोझ तथा अब माँ की बीमारी की वजह से वो उन्हें बाहर घुमाने नहीं ले जा पाता है। दूसरों के ऊपर तो वो खर्चा कर देता, पर स्वयं के ऊपर खर्चा करते हुए 100 बार सोचना पड़ता है।
कभी कभी माला भी टोक देती है कि लगता ही नहीं कि आप सुपरमार्केट के मालिक हो। शादी विवाह हो या कोई सामान्य पार्टी, सब में आप अपना वही इकलौता सूट पहनकर चल देते हो। अब वो क्या कहता, अपने ऊपर खर्च करूं या पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाऊं। गे की आवाज़ सुनकर वो विचारों के भंवर से बाहर निकला। देखा, माँ तेज तेज सांसें ले रही हैं। उनकी दशा देखकर वो आईसीयू की इमरजेंसी रूम में गया। डॉक्टर तुरंत उसके साथ आया। डॉक्टर जब तक कुछ समझ पाता, माँ ने अंतिम सांस ले ली। आई एम सॉरी। डॉक्टर की बात सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। ना बेटा ना, रोते नहीं हैं, तू लड़का है, रोती तो लड़कियां हैं। कहीं दूर से माँ की आवाज़ आती प्रतीत हुई। उसने आंसू पोंछे। सच माँ की सींची इसी मानसिकता के कारण वो तब भी नहीं रो पाया था जब उसके पिता गुजर गए थे, तथा तब भी नहीं जब उसका बड़ा बेटा असमय काल कवलित हो गया था। आज भी उसके पास रोने का समय कहाँ है। उसे अभी अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, सबको फ़ोन करने थे और अंतिम संस्कार की तैयारी करनी थी। सबसे पहले शेखर ने माला को फ़ोन किया, फिर बहनों को। सबको आने में समय लगना था, अतः माँ को हॉस्पिटल की मरचूरी में रखवा कर वो घर गया। अंतिम क्रिया के सारे इंतजाम करवाने के लिए उसके मित्र ने उसे एक फ़ोन नंबर दिया। उस नंबर पर उसने बात की तो उस आदमी ने कहा कि अंतिम संस्कार करवाने के पैकेज हैं, जितने का भी लो। वह घर से घाट तक का पूरा अरेंजमेंट करेगा। अगर आदमी चाहिए तो वो भी भाड़े के लिए आएगा। सुनकर वो अवाक रह गया था, पर जब ठंडे मन से सोचा तो लगा ठीक ही है। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे एकल परिवार में आज किसी के पास समय ही कहाँ है। दूसरे दिन वो दोपहर तक माँ के शव को ले आया। बुआ मौसी आ गई थी, चारों बहनें भी आ गईं। वे माँ से लिपटकर रो उठीं। माला जैसे घर के बड़े कहते जा रहे थे, करती जा रही थी, पर फिर भी जितने मुँह उतनी बातें। अंतिम संस्कार वाले अपने पूरे सामान के साथ आ चुके थे। अंतिम यात्रा से पूर्व पंडित जी के कहने पर माला ने माँ के मुंह में तुलसी के डल डालकर गंगाजल छिड़का ही था कि सुधा ने कहा, भाभी, अब तुलसी डल माँ के मुंह में डालने से क्या फ़ायदा। जब माँ ने अंतिम सांस ली थी तब डालना चाहिए था, पर तब तो वह वहाँ होंगी नहीं और भैया आपको भी याद नहीं रहा होगा। कहकर वो सुबकने लगी। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने परिवार के लिए किया। कम से कम आज तो मुझे दोष ना दे सुधा। वह चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पाया, जबकि सुधा के शब्दों ने बरसों से संचित उसके दिल के ज्वालामुखी को भड़का दिया था। माँ की अर्थी को कंधे पर रखते वक्त वह फूट फूट कर रो पड़ा। मन से एक ही आवाज़ निकल रही थी, क्षमा करना माँ, आज मुझे रो लेने दे। तेरा बेटा कमज़ोर हो गया है। जिन अपनों के लिए मैंने अपने स्वप्नों को रोन दिया, आधी अधूरी जिंदगी जीता रहा। जब वही मेरे दर्द को नहीं समझ पाए तो और कौन समझेगा। अब मेरी सहनशीलता जवाब दे चुकी है माँ। मुझ में भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। करूँ भी मैं और सुनूँ भी मैं। अब और नहीं, मैं कोई रोबोट नहीं, एक इंसान हूँ। लोग सोच रहे थे कि शेखर माँ के जाने से दुखी होकर रो रहा है, पर सच तो यह था कि माँ के जाने तथा अपनों के व्यवहार के कारण उसका दिल ऐसा टूटा कि उसके किरंचों ने चुन चुन कर खून के रिश्तों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। धन्यवाद।